रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। ठीक है, चलो देखो आज के क्लास में हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट्स जो था एक दो देखे, अब उसके बाद फिर हम लोग है ना थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। चलो एक टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना होगा और वो ये है कि अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल concept of potential energy of चार्ज सिस्टम। बोलेगा ये क्या नया पढ़ाई हो रहा है, ये तो हम लोग पहले से करके रखे हैं। ठीक है, पहले से करके रखे हैं, ऐसा नहीं है भाई, आपको है ना इस चीज में ना थोड़ा सा एडिशनल चीज है ना सीखना है, उसके लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा गौर करना, सबको ध्यान से देखना। देखो पहली बार में बात हम लोग इस चीज का कर रहे हैं, if only charges are present without any external इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बस आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वैसे केस में मान लो जैसे हम लोगों के पास दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2। तो इस सिस्टम का जब आप एनर्जी निकालेंगे ना, जब आप इस सिस्टम का एनर्जी निकालेंगे तो जो आप पढ़ के रखे थे कि Q1 Q2 बाई R, जस्ट यूज दैट, यू विल गेट द आंसर। और यही होता है कि जब भी दो चार्ज होता है, अगर उनके बीच कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो आप बेहद आसानी से उस सिस्टम का चार्ज के बेसिस पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं कि Q1 Q2 बाई R। ओके, बट नाउ थिंक if any external electric field is present, मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस सिस्टम में मौजूद। सपोज हम तुम्हारे सामने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब जरा गौर करना, जब आप इस सिस्टम में चार्ज को रखते हैं, जब आप सिस्टम में दो चार्ज को रखते हैं, मान लीजिए फिर से यहाँ पे आप रख दिए हैं Q1 और फिर से यहाँ पे आप रख दिए हैं Q2। तो आप जब इस सिस्टम का एनर्जी का डिस्कशन करेंगे ना, आप जब इस सिस्टम के एनर्जी का डिस्कशन करेंगे तो ये एनर्जी दो वजह से होगा। एक होगा ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2, मतलब Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स काम कर रहा था उनकी वजह से एनर्जी। ठीक है, और दूसरा इसके साथ होगा एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एट प्लेस ऑफ Q1 एंड Q2। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अपना एक पोटेंशियल भी तो क्रिएट करेगा ना। जहां Q1 है वहां एक पोटेंशियल होगा। देखो जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा? मतलब जहां जहां Q1 है वहां एक पोटेंशियल V1 होगा, और ये V1 Q1 की वजह से नहीं है, ये V1 एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड की वजह से। उसी तरह जहां Q2 है वहां एक पोटेंशियल होगा ना V2, और ये V2 किसकी वजह से है? आंसर तो जरा फटाक से। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पता है जब आप पूरे सिस्टम का एनर्जी लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटरैक्शन वाला जो आप पहले से पढ़ के रखे हैं के Q1 Q2 बाई R, वो तो होगा ही, बट साथ में होगा V1 इंटू Q1 प्लस V2 इंटू Q2, साथ में होगा
V1 Q1 प्लस V2 Q2। जहां ये V1 है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल Q1 के जगह पे, और V2 है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल Q2 के जगह पे। क्या तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आगे तो कैलकुलेशन है। सर हमको एक बार फिर से बताइए ना, समझ नहीं आई है। V1 हम Q1 सबको बता रहे हैं, ध्यान से। आपके पास है ना एनर्जी का दो तरीका है। एक जो Q1 और Q2 के बीच खुद का फोर्स लग रहा था ना, कॉन्सेप्ट आप क्या पढ़े थे? जब हम Q2 को उठा के इंफिनिटी से ले आते हैं तो Q1 के अगेंस्ट में जो वर्क करते हैं वो सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। क्या ये कहानी याद आया? हाँ सर। तो वो जो कहानी आप पढ़े हैं वो इंटरैक्शन एनर्जी है। Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है उसकी वजह से एनर्जी है, उसको आप इंटरैक्शन एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब सोचिए कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई करके रखे हैं तो आप केवल काम Q1 और Q2 के बीच थोड़ी ना करेंगे, आपको उस E के अगेंस्ट में भी तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो E के अगेंस्ट में कितना? E के अगेंस्ट में Q1 को इंफिनिटी से ला के अपनी जगह पे रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वो वर्क होगा V1 Q1। और जब हम लोग E के अगेंस्ट में Q2 को इंफिनिटी से ला के इस पॉइंट पे रखेंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? तो वो है हम लोगों का V2 Q2। तो टोटल वर्क इस बार तीन वजह से है। एक वर्क है 1 और 2 के बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की वजह से, ठीक है, ये वर्क है 1 और 2 के बीच। ये वर्क है 1 अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वर्क है वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आप लोग सबको मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अंकुर बाबू समझ रहे हैं? हाँ सर। तो चीज ऐसे देखना। अब आपको क्या दिया, अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या था, हम उस क्वेश्चन को आपके सामने ऐसे ही रफली रखते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। लिखा था ऐसा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें बोला है कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्चुअली A/r² को फॉलो अप करता है, जिसमें एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का वैल्यू है 9 × 10⁵। ये बाद में हम लोग पुट कर लेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये ए का वैल्यू है। मतलब आपको दिख गया ये आर का फंक्शन है। तुमसे बोला गया व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके पास दो चार्ज रखा है, दोनों चार्ज कहाँ कहाँ रखा है? तो जहां हम लोगों का Q1 जो आप मान सकते हैं कि 7 माइक्रोकूलम है, क्वेश्चन में दिया इसका वैल्यू, उसका कोऑर्डिनेट है एक्चुअली, उसका कोऑर्डिनेट है -900 सेंटीमीटर में है। और दूसरा हम लोगों के पास Q2 है, Q2 का वैल्यू है, क्वेश्चन के हिसाब से जाओगे तो -2 माइक्रोकूलम, और इसका कोऑर्डिनेट है 900, वो भी सेंटीमीटर में है। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लिखा है सपोज द सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू A/r²। वहां पे डायरेक्शन है एक आई कैप, यहाँ आई कैप भी होगा, ठीक है। अब जरा देखो, आर के जगह आप एक्स सोच सकते हैं, ऐसे कुछ। अब आपसे बोला गया क्योंकि ये एक्स में है तो हम एक्स का बात करें। आपका काम क्या है, आप इस पूरे सिस्टम का जब एनर्जी निकालेंगे, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो अब जरा देखो, सब कोई समझो। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं, हम एक एक चीज को आपको तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं। 18 सेंटीमीटर के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि 1-2 का एनर्जी होगा 7 माइक्रोकूलम -6 -2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, और बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है।
आप मीटर में पुट करेंगे 0.18, ये 1-2 का एनर्जी। अब हमारा काम है कि जहां हम लोगों का हाँ, जहां हम लोगों का चार्ज रखा है वहां पोटेंशियल निकालना। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट प्लेस ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 पे हम लोग को पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी सब कोई चलो तैयार हो जाओ। आपके पास E का इक्वेशन, E का इक्वेशन है A/r²। डायरेक्शन डालना चाहो तो आई कैप डाल लो। क्या हम लोग ऐसा पढ़ के रखे हैं dv इज इक्वल्स टू -E.dr? बोलो पढ़ा है? हाँ सर। यहाँ पे dv इज इक्वल्स टू -E.dr, यहाँ इंटीग्रेशन। तो अभी आपको ये सोचना पड़ेगा, अभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप है ना कहां से कहां लिमिट पुट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड केस में हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी चार्ज को जब पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये सिस्टम जब आप बना रहे होंगे तो चार्ज को कहां से लाके यहां रखा गया है? इन्फिनिटी से सर। इंफिनिटी। हाँ, तो आपका आर का लिमिट इंफिनिटी से इस पॉइंट तक चलेगा, इस पॉइंट तक जहां मेरा Q1 है। Q1 का पॉइंट हम 9 लिख रहे हैं। ओके, 9 लिखे कि -9 लिख दे? -9 लिख देते, ठीक है, -9। याद रखना सेंटीमीटर में है, बाद में मीटर बदलना होगा। और पोटेंशियल चलेगा पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू पोटेंशियल एट पॉइंट P1। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P1 माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। याद रखना इंफिनिटी के पोटेंशियल को हम लोग को 0 लेके चलना है, माइनस यहाँ पे A/r² इंफिनिटी से लेके -9 तक। हम बार बार बोल रहे हैं -9 को फाइनल आपको है ना मीटर में बदलना पड़ेगा। अब यहां से थोड़ा और आगे आ जाओ, P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है जबकि इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 है। माइनस ए बाहर, क्या यहाँ पे r पे पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1 आएगा। डाटा चलेगा हम लोगों का इंफिनिटी से लेके -9 सेंटीमीटर तक। बोलो सही है? यस सर। ए का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू आपके पास है, तो क्या इसको सॉल्व करके P1 पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा? हाँ यस सर। ठीक है। सिमिलरली फिर से इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लेना एक बार और। फॉर जहां सेकेंड चार्ज रखा है उसके पोटेंशियल के लिए क्या हम उसको एक लाइन में -A r पे पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, बस लिमिट चलेगा इंफिनिटी से लेके +9 तक सेंटीमीटर। यस सर। बोलो बोलो, समझे? यस सर। यस सर। तो आपको दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी मिल गया। तो जब आप इस सिस्टम का फाइनल एनर्जी सिस्टम का लिखेंगे तो आपको वो इंटरैक्शन एनर्जी लिखना पड़ेगा और साथ में V1 Q1 प्लस V2 Q2 भी यूज करना पड़ेगा। डाटा पुट कर देना सही तरीके से, यू विल गेट द आंसर। बोलो समझ में आया? हाँ सर। चार्जेस को साइन के साथ लेना, क्या ये बात फिर से बोलने का जरूरत है? चार्ज को साइन के साथ लेना होगा, Q1 को पॉजिटिव लेना होगा, Q2 को निगेटिव लेना होगा। बोलो समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये जनरल लीग से हट के क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड। समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो बोलो, फिर से बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, आ गया। चले ठीक है फिर। ठीक है जी, जिनका क्वेश्चन था उनका क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो गुड।
अगला देखो, अगला मेरे पास फिर से एक क्वेश्चन है 55। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। अच्छा, अगर हम ये कह दे कि मेरे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू है 5 मिलीमीटर अपार्ट, 5 मिलीमीटर अपार्ट, ओके, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर अपार्ट, तो क्या ये एक डायपोल बना दिया? चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन, चार्ज दिया प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, और आपको वो 2a भी तो मिल गया ना 5 मिलीमीटर, तो क्या डायपोलमेंट मिलेगा? हाँ सर। अब ए ऑप्शन में पूछा जा रहा है a point P on the axis of the dipole 50 centimeter away from its center। अब एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल के एक्सिस पे डायपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर। अब देख लो भाई, ये जो डायपोल के बीच का, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो मिलीमीटर में है, और ये जो सेंटर से डिस्टेंस दिया वो सेंटीमीटर में है, 15 सेंटीमीटर दूर। तो क्या बोलता है, ये आर ए से काफी बड़ा होगा? यस सर। तो क्या हम लोग आर जब ए से काफी बड़ा है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ जी, डायरेक्ट बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के एक्सियल लाइन पे, सर K Q1 Q2 by R square। गलत। सर 2p/r³ 2p/r K क्यूब। इंटू 2p/r³। हाँ सर। याद आया? K इंटू हाँ 2p/r³ सर। फॉर्मूले ने याद करेगा यार, तुम फिजिक्स कैसे बना लेगा? एक्सियल लाइन पे डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, और उसका डायरेक्शन अगर यह है किसी को याद तो बोल दो, डायरेक्शन किधर से किधर होता है एक्सियल लाइन पे? बोलो बोलो, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का बोलो वैल्यू। डाइपोल के Negative डायरेक्शन में होता है। डायपोल के डायरेक्शन डायपोल की के तरफ। डायरेक्शन में। आप फिगर देखिए, हम पॉजिटिव माइनस क्यू राइट में लिख दिए हैं, तो मेरा डायपोल मोमेंट राइट से लेफ्ट है ना, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, ई एक्सियल। जो हमारे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही एक्सियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लो। इसी तरह पूछा गया बी ऑप्शन सुनना, बी जो क्वेश्चन है, a point q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole। पता है क्या है, ये उसका इक्वेटोरियल है, ये वाला ए वाला उसके एक्सियल लाइन पे था, और बी वाला जो आप देखेंगे ना वो इक्वेटोरियल लाइन पे। बस यही अंतर, और कोई अंतर नहीं। बोला गया कि चार्जेस को मिलाने वाला जो लाइन था, मान लो ये प्लस क्यू है भाई, ये माइनस क्यू है, उनके बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, वेरी वेरी स्मॉल। तो जो उनके बीच का ओ पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर दूर, आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दूर। तो क्या समझ पा रहे हैं, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। यस सर। यस सर। बोलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kp/r क्यूब। KP/r³। kp/r³ वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो आंसर। डायरेक्शन बोलो, नीचे देख लो, चार्जेस निगेटिव राइट में है, पॉजिटिव लेफ्ट में। डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ इक्वेटोरियल लाइन पे। अपोजिट टू डाइपोल। किधर, लेफ्ट बना दे या राइट? सर लेफ्ट। सर राइट। राइट राइट। राइट राइट बना सर दे, राइट 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 सर राइट राइट। की तरफ, राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर, तो ये रहा पी का डायरेक्शन। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसा आ रहा है आपके लिए? क्या बोलता है, जो थ्योरी पढ़ा है वो सब नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से बनेगा, और अगर पढ़ लेगा तो तुम देख लो क्या डाउट होगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। कुछ और है क्या किसी का? किसी का है कुछ डाउट? आगे बढ़े।
चलो बढ़िया। अभी देखिए थोड़ा सा सबको ये ना एनर्जी के साथ पढ़ाई कर लीजिए। हम आपको एक है ना खुशखबरी दे देते हैं, ठीक है। खुशखबरी आपका ये है कि आपका इसके बाद का जो मैथ्स क्लास है ना उसको पोस्टपोन किया गया है। कारण है कि आपको है ना अभी थोड़ा मैथ का सिलेबस बड़ा मिल गया है, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो आप लोग है ना उसका तैयारी करेंगे। तो इसके बाद का जो मैथ्स का क्लास है वो आपका ऑफ है। तो आप लोग थोड़ा एनर्जी के साथ है ना इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, ज्यादा चिंता ना करें। और उसके बाद फिर है ना 5 बजे आपका छुट्टी हो जाएगा। उसके बाद फिर है ना अपना कल का आप एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। तो उसको ज्यादा टेंशन ना लें, आप लोग इस पे पूरा कंसंट्रेट करें और इसको ध्यान से पढ़े, ओके। और सर बायो का होगा? हाँ होगा, क्यों? सर हम लोग के साथ तुम लाइन बोलो। बायो वाला होगा, क्योंकि बायो वाले मैडम का कहना है कि सर ये सब चैप्टर बहुत छोटा है। स्टार्टिंग में था 11 में बहुत इजी चैप्टर था, मतलब शुरुआत में, बाद में जाके अच्छा हुआ था, ठीक है। देखो बायो के बारे में हमसे है ना ज्यादा कुछ पूछिएगा ना तो हमें ना ऐसा गोलमोल आंसर देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा नॉलेज उसमें शून्य के बराबर है, तुमसे काफी 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 कम है, ठीक है। तो जो आता नहीं हम उसमें ज्यादा हाथ डालते भी नहीं है, जहां ही हम उसका डिस्कशन करते। देखना कभी भी हम है ना बायो का ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि हमको वो समझ में ही नहीं आता है या कुछ नॉलेज भी नहीं है उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स थोड़ा बहुत आता है, बता देते, ठीक है। देखो हम लोगों को आगे डिस्कशन करना है किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें, इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो आखिर उसका मोशन कैसा होगा। वो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, टॉर्क, फोर्स किस तरह का सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाएगा, या क्या शो करेगा क्या नहीं करेगा, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, ठीक है। अच्छा चलो हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको कहाँ रखना है, कोई बताओ तो। सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी वजह से आखिर उस डायपोल का मोशन कैसा होगा, वो किस तरह का मोशन शो करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, या कैसा मोशन शो करेगा, हम लोग को उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना है। चलो मान लो हम लोगों के पास कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए हैं। तो जब आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए हैं, क्या आप लोग सबको मेरा पहला चीज कि यूनिफॉर्म फील्ड है तो पैरेलल लाइन से दिखाएंगे, ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ यस सर। सर। सारा Yes, लाइन sir. एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म फील्ड। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, और इस निगेटिव चार्ज पे जो माइनस क्यू है इस पे फोर्स लग रहा है हम लोगों का लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा यूनिफॉर्म फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम। अगर दोनों जगह सेम है तो कैन यू से दैट कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल इज जीरो? Yes. Both Yes, sir. forces have equal magnitude and direction opposite, so net force acting on dipole is zero. अगर नेट फोर्स डायपोल पे जीरो होगा तो पहला लाइन याद रखना, डायपोल डज नॉट शोज ट्रांसलेशनल मोशन। डायपोल जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करेगा। आपके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उस पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू है जीरो, तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से डायपोल डज नॉट शोज एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। डायपोल ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करेगा। अब चलो दूसरा बात करते हैं। मतलब अगर हम लोग दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन को देखें तो ये दोनों फोर्स मिलके उस डायपोल को घुमाना चाहता है, ये दोनों फोर्स मिलके उस डायपोल को घुमाना चाहता है, और उस डायपोल के घूमने की वजह से टॉर्क इज नॉन जीरो, ओके। टॉर्क तो नॉन जीरो होगा, लेकिन केवल दो एंगल ऐसा होता है जहां टॉर्क जीरो हो सकता है, और वो दो एंगल है, एक जब थीटा 0 डिग्री होता है और दूसरा जब ये थीटा 180 डिग्री होता है। बोलो दिमाग में आया, याद आया? यस सर। ठीक है। तो अगर डायपोल पे लगने वाले नेट टॉर्क का वैल्यू नॉन जीरो है तो डायपोल कैन शोज
रोटेशनल मोशन। क्या बोलता है, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. डायपोल रोटेशनल मोशन शो करेगा। अब बहुत कोई कंफ्यूज्ड कि सर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, इसका मतलब, और डायपोल कैन शोज रोटेशनल मोशन, इसका मतलब क्या है? देखो जरा ध्यान से, इस पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू है 0, तो याद रखना कि नो ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास विल बी इन इक्विलिब्रियम। पता है सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगर आप इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को यहां दिखाते हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास जहां अभी आपको दिख रहा है, ये हमेशा वहीं दिखता रहेगा। ये सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाने वाला। देख लो, जैसे मेरे इस पेन को जरा देखो, सबको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। हम जहां फिंगर से इसको पकड़ लिए, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा। याद रखना, थोड़ा मिरर इमेज फिगर में होता है, तो जब हम लेफ्ट बोलते हैं तो तुमको लगता है सर राइट की तरफ कर दिए, क्योंकि मेरा लेफ्ट और तुम्हारा राइट उल्टा है। ओके, चलो बात समझना कि इसका जो पर्टिकुलर सेंटर है जहां हम पकड़ लिए सेंटर, अगर ये सेंटर है तो, और इस पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, तो सेंटर यही रहेगा। सर फिर रोटेशनल मोशन कैसे शो करेगा? देखो बस ये सेंटर यही रहेगा और ये इस तरह से मोशन शो करेगा, इस तरह से मोशन शो करेगा। क्या समझ में आ रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन 0 है और रोटेशनल मोशन शो कर रहा है? बोलो समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका सेंटर रेस्ट में रहेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, एंड इट शोज रोटेशनल मोशन। अच्छा जरा सोचना, क्या इस केस में डायपोल मेरा इक्विलिब्रियम में आ सकता है? डायपोल बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ सकता है, क्योंकि फोर्स हमेशा ही 0 है। लेकिन 2 केस ऐसा है जहां टॉर्क भी जाके 0 हो जाएगा। तो जब मेरा डायपोल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल हो, या जब मेरा डायपोल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंटी पैरेलल हो, तो इन दोनों केस में डायपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम। इन दोनों केस में डायपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम। बोलो समझे? Yes, sir. बोलो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? बोलो फटाफट। 0 डिग्री। Theta equals to 0 Sir, unstable, 0 degree 180 stable degree. और 180 So degree 180 पे कसके फर्स्ट वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या अनस्टेबल? Unstable. unstable अरे यार फर्स्ट वाला स्टेबल, जब दोनों पैरेलल होता है तब उस समय फोर्स 0, टॉर्क 0, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो ये क्रॉसपॉन्ड करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन जब दोनों एंटी पैरेलल होता है तो फोर्स 0, टॉर्क 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसलिए ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको लास्ट ही पढ़ाया गया था ना स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको याद कराओ, 5 गो ने डायपोल देके आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया था। बोलो सही है? Yes, sir. किस केस में डायपोल शो करता है? एसएचएम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल में। stable स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई डायपोल के एसएचएम का टाइम पीरियड बता सकता है क्या? इतने सारे विद्यार्थी है, कोई डायपोल के टाइम पीरियड का 2 फॉर्मूला pi बता सकता है under root एसएचएम का? I by 2 pi under root L by 2 pi I by under root T. displacement by x. भाई 2 pi डायपोल का under root एसएचएम I बोल by रहे, P. एसएचएम नहीं बोल रहे। आप लोग याद नहीं कर रहे हैं भाई, आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, आप लोग केवल पढ़ रहे हैं, आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, खाली कॉपी भरेगा। T equals to 2 pi under root I by P। बोलो पढ़ा है? yes sir याद करना चाहिए था ना, यामिनी बोलना चाहिए था ना। सर बोले थे अच्छा ठीक सॉरी। अब बाकी सब बोले सर। वो सब बोला था। अभी ओ Mix- अब तक पहुंचा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। चलो ठीक है,
तो हम लोग ये सीखे कि जब डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो काम कैसे होगा। थोड़ा आगे बढ़ते अब हम डायपोल को रखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तुमको यहाँ कैसे पता चल रहा है कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है? लाइन पैरेलल नहीं है सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल नहीं है, इस वजह से डायपोल इज नॉन यूनिफॉर्म इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जरा गौर करना, ये भी थोड़ा टेढ़ा ही मान के चलना। ठीक है, ये तो भी थोड़ा टेढ़ा मान के चलना है। ठीक है, तो सोचने में बनेगा। अब देखो, बिकॉज हम लोगों के पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है Q1 चार्ज पे, मान लो जैसे ये हम लोग का माइनस Q चार्ज है, ये हम लोग का प्लस Q चार्ज, तो माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स है, पहले तो उसका डायरेक्शन देख लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है लेकिन चार्ज है निगेटिव, तो फोर्स लेफ्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है और चार्ज है पॉजिटिव, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है। इज दिस क्लियर? अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है तो फोर्स का कैंसिल नहीं होगा, फोर्स का कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर फोर्स कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या तुम बोल सकता है कि F1 F2 अगर बराबर नहीं है तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा? बोलो, समझा? यस सर। अगर नेट फोर्स 0 नहीं आया, तो क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा? यस सर। हाँ सर। तो ट्रांसलेशनल मोशन शो किया। इस बार टॉर्क भी 0 नहीं आया एक्सेप्ट 0 एंड 180 छोड़ के। तो अगर टॉर्क नॉन 0 है तो रोटेशनल मोशन शो करेगा। मतलब जब मेरा डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा तो हमेशा तय रखना कि उसका मोशन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों पॉसिबल है। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, रोटेशन कब नहीं होगा? रोटेशन उस समय नहीं होगा जब थीटा का वैल्यू 0 या 180 हो जाए। बोलो सही है ना? क्योंकि ये वो केस होता है जहां लगने वाले टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब अगर थीटा 0 है या 180 है, जैसे एक फिगर तुम्हारे सामने हम यहाँ बना के दिखाए हैं, इस फिगर पे गौर कर लेना। चलो इस फील्ड को देखो, इस फील्ड के लाइन ऑफ एक्शंस को देखो, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऑफ एक्शन बनाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको जरा गौर से देखो। जरा सब कोई सोच के बताओ, एकदम बढ़िया से सोच के बताना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो तुम्हारे हिसाब से कौन E बड़ा है? E1 सर। बड़ा है। वेरी गुड। देखिए, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने से नहीं होगा, आपको बहुत पढ़ना चाहिए। E1 का वैल्यू बड़ा है। E1 का वैल्यू अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली F1 का मैग्नीट्यूड F2 से बड़ा होगा। तो जब हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 होगा। F1 माइनस F2 नेट फोर्स होने का मतलब है कि लेफ्ट की तरफ का नेट फोर्स। बोलो सही है? यस सर। यस सर। नेट फोर्स लगेगा लेफ्ट में, नेट फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ। ओके, तो नेट फोर्स लग रहा भाई लेफ्ट में, सही है। लेकिन अभी बताओ, क्या मेरे थीटा का वैल्यू अभी 0 है? यस सर। तो टॉर्क का वैल्यू 0 है। अब बताओ, जो सिचुएशन आपके सामने दिया गया है, जो फिगर आपके सामने बनाए हैं, जो सिचुएशन आपको दिए हैं, उसमें डायपोल ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा या रोटेशनल या दोनों? ट्रांसलेशनल। केवल ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। और वो भी सब कुछ सोच के बताना कि डायपोल का जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा? सर लेफ्ट सर। लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो इसका सेंटर लेफ्ट की तरफ जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। सब कुछ समझ रहे हैं? यस सर। चलो बढ़िया। तो देख लो, डायपोल shows translational as well as
रोटेशनल मोशन। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बोलो जी। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। गुड, वेरी गुड। डायपोल के ऊपर पूरा एक डीपीपी आपको दिया गया, क्या बोलते हो, मिला है आपको? 3rd नंबर डीपीपी शायद है ना, पूरा का पूरा डायपोल के ऊपर। ये देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें 15 क्वेश्चन के आसपास कुछ क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन, 23। इस 23 क्वेश्चंस के अंदर केवल आप ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 छोड़ देंगे। ये 9 और 10 देख रहे हैं ना आप, ये 9 और 10 आप छोड़ देंगे और बाकी सारा क्वेश्चंस है ना आप अगले दिन ट्राई करके आएंगे। क्या आपको याद आ रहा है ये 8 नंबर आप पिछले दिन हम मेरे साथ बैच में डिस्कस कर चुके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। 8 का मतलब ये 9 और 10 छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस को आप अगले दिन बना के बैठिएगा। ओके सर ग्रुप में सेंड कर दिए सर। अच्छा, ये वाला तो पहले से दिया हुआ है। हाँ सर, पहले से ही दिया हुआ है। ये तो आपको पहले से दिया हुआ है, चलो फिर से रीसेंड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सब पहले से दिया हुआ है आपको। हाँ क्या तो इस होगा फिगर को सर, देख कोई के बात नहीं। कुछ याद आ रहा है? 23, Yes, sir. Yes, sir. Anupam. तो ये हाँ, तो 23 any क्वेश्चंस है ना, आप अगले दिन बना के बैठेंगे आंसर्स जब का दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन-कौन से बढ़ता है, हम चीज लोग को करने एक के लिए नया बोले टॉपिक सर? स्टार्ट करना है। थ्योरेटिकली कौन- इट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहलाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है लाइन इंटीग्रल वर्ड का एक फिजिकल मीनिंग होता है। जो टॉपिक आप अभी पढ़ने जा रहे हैं उसको आप 2 केस में डिवाइड करके रखेंगे। जब आपके स्कूल का ट्रेडिशनल एग्जाम होता था तो ये एक क्वेश्चन पक्का था कि जो स्कूल में ना प्रूफ करने के लिए आता था। ठीक है, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है। लेकिन आप ऐसे समझे कि आज भी आपको इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो ऑब्जेक्टिव बनता है ना वो बेहतरीन बनता है, बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स बनता है। तो आपको फंडामेंटल तौर पे जो डेरिवेशन सेक्शन है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि कुछ छूटे ना, और उसके बाद कंपटीशन में जितना भी पॉइंट्स है वो धीरे धीरे करके एक एक करके सब आ जाएगा। ठीक है, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, फिर से, जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे वर्क करता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। बोलो सही है? यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या था? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज दिस क्लियर? Yes. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क बोल रहे हैं तो आपको दिमाग काम करना चाहिए ना कि सर फोर्स का ना वर्क होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फिर से एक बार, जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म करता है, that work between 2 points is called line integral of electric field. Line integral of electric field is nothing else but simply a work done by electric field while unit positive test charge moves from one point to another point in any electric field. क्या तुमको समझ में आया? नहीं? Yes, sir. फिर से एक बार तोड़ तोड़ के काम करते हैं। हम बोल रहे हैं कि जो आप लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना, वो एक तरह का वर्क है। सर वर्क है तो किसका वर्क है? भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वर्क है। ठीक है सर, वर्क है तो चार्ज कौन है?
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और मूव कर रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। जब आप सुन लीजिए, अच्छे से बोलना पड़ेगा किसी को, जब आप छोड़ देते, आपको थोड़ा हटाते, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा होता है, उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे काम करता है वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। बोलो समझ में आया? कोई हाँ ही नहीं बोलेगा, नहीं तो हमसे पूछ लेंगे। हाँ सर। Line integral of electric field is nothing else but simply work done. दूसरा, by electric field intensity. किस पे? When unit positive test charge moves from one point to other. आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। वीडियो आ रहा है सारा? यस सर। हाँ यस सर सर। आ रहा है। तो देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो वर्क डन है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से मूव करा के दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो। चलिए बोल दीजिए तो, कोई तुम्हारा आवाज सुनने के लिए हम है ना बेताब हैं, जरा कोई बोल दो, कोई भी बोल दो, इसी बात को बस बोल दो। सर किसी पॉइंट चार्ज को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसको मूव कराते हैं, तब जो उस पे वर्क डन होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी लाइन दिखाओ। इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ देखो, इसके पूरे स्टेटमेंट में छोटा सा एक डाउट रह गया कि वर्क कौन कर रहा है? वर्क Electric- एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिक कर फील्ड रहा है कर कि रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है? एक्सटर्नल नहीं, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एजेंट नहीं कर रहा काम, काम Electric इलेक्ट्रिक field फील्ड कर कर रहा है। बात समझे? हाँ सर। आपको याद आ रहा है? एक्सटर्नल एजेंट जब काम करता है यूनिट चार्ज पे तो वो पोटेंशियल हो जाता है। हाँ सर। Yes, sir. तो आज याद रखना, वो भी रिलेशन बाद में आने वाला है। हम यही तो बोले कि कंपटीशन का एक बेहतरीन टॉपिक है ये, लेकिन फंडामेंटल्स क्लियर। चलिए अब हम लोग इसका काम करते हैं। तो ऐसा मान लीजिए भाई कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यूनिट टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी काम करेगा वही लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है? अब वर्क के लिए यहाँ पे एक फंडा भी है, एक बहुत सिंपल सा फंडा है, उस फंडा को भी आगे देखेंगे। मान लो जैसे आप इस फिगर पे सब कोई कंसंट्रेट करें, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ये आपके पास एक फिगर है जिसमें आपके ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज Q, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में A पॉइंट से उठा के B पॉइंट की तरफ एक यूनिट चार्ज को मूव करा दिए। यूनिट चार्ज A से जा रहा है B की तरफ, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है सर? तो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। सबको ध्यान से देख लो, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। ओके, अब हमको करना क्या है? हमको सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि A से B ले जाते वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है। देखिए, लाइन इंटीग्रल हम लोग कैसे लिखेंगे? लाइन इंटीग्रल हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सबको ही समझना। Line integral is nothing else but simply work done of electric field. इसलिए हम लोग इसको हमेशा लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ E
डॉट डीएल। जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हैं ना, उसी तरह हम लोग लिखेंगे ई डॉट डीएल। ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट, उसका इंटीग्रेशन, जहां से जहां तक वर्क निकालना इंटीग्रेट करें। तो चलो यही फंडा है लाइन इंटीग्रल निकालने का, ठीक है। बार बार बोल के हम आपके दिमाग में बार बार इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है वर्क निकालना। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उस पर वर्क करता है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है, ठीक है। बार बार आपके दिमाग में एक ही चीज है ना, कान से इंटर करते रहना चाहिए, आपको याद हो। चलिए मान लीजिए उसको ए से ले जाना था, ए पे उसका पोजीशन वेक्टर है आर ए, बी पे जाके उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया आर बी। किसी इंस्टेंट पे जब वो ए से भी जा रहा था, तो किसी इंस्टेंट पे वो सी पे, और उसका पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है। तो अगर पोजीशन वेक्टर आर है, क्यू से लेके सी तक का डिस्टेंस आर है, तो क्या आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर? बोलो सही है? Yes, sir. अरे यस क्यू सर। चार्ज से आर डिस्टेंस अवे ना। देखिए जी सब कोई, जो लोग भी सो रहे हैं, हाँ मुंह में पानी मारो, अपने आप को है ना जगाओ। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सोते हुए कैसे रह सकते हैं? जागिए जागिए जागिए, ठीक है, जागिए। अब देखिए, मान लो यहाँ पे सी पॉइंट पे उसका एक डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट यहां तक, उस डिस्प्लेसमेंट को आपको मार्क कर दिया गया है डीएल। मतलब हम लोग इसको थोड़ा एक बगल वाले एक फिगर में आपको दिखा दें, ये पॉइंट है सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है डीएल का, वो डीएल इधर है, विच मेक्स सम एंगल थीटा विच इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फिगर थोड़ा बड़ा करके आपके सामने रख दिया गया। अभी जरा गौर करना, याद रखना, इधर से पीछे से आ रहा था पोजीशन वेक्टर आर। अब आप क्या करो, डीएल का एक कंपोनेंट लो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहां से यहां तक। अब देखो ये पीछे वाला आर है, सब कोई ध्यान से सुनना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। उसके बाद उस आर को थोड़ा बढ़ा दिए, तो क्या वो डी आर हो गया? बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, जरा फिर से आओ फिगर पे, लो जरा कॉस थीटा लेगा तो डीएल बाई, सॉरी गलत डीएल नहीं, डी आर बाई आर होगा। डीएल लिख सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। डीएल डी आर बाई डीएल लिख सकते हैं ना। तो जहां भी हम लोगों का डीएल कॉस थीटा होगा, क्या उसको डीआर लिख सकते हैं? हाँ सर। सब कोई तैयार है ना? यहाँ तक चीज समझा? किसी को कोई डाउट है तो बोल लो अभी। नो सर। सर एक बार डायग्राम को फिर से समझा दिए ना, जो बनाया बिल्कुल। साइड में। गुड। देखो भाई, डायग्राम में ये है कि चार्ज है ना, चला है ए से, यूनिट चार्ज है मेरे पास, वो ए से चल के उसको बी तक ले जाना है। और जो मेरे पास ये सोर्स चार्ज है, ये हम लोग का सोर्स चार्ज है, ये अपना चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है। जब आप उसमें यूनिट चार्ज को ए से बी ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, और वही जो काम किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो लाइन इंटीग्रल के नाम से जाना जा रहा है, या वही हम लोग पढ़ रहे हैं। जब आप इस चार्ज को ए से बी तक ले जा रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। यस सर। थोड़ा हैंड्स रेज कर दो तो, अगर आवाज आ रहा है तो। आवाज हाँ चलो ठीक है, ठीक आगे बढ़ो, ठीक है, थैंक यू।
हाँ ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जब हम लोग उस यूनिट चार्ज को ए से बी ले जा रहे थे, जब हम लोग उस यूनिट चार्ज को ए से बी ले जा रहे थे, तो किसी इंस्टेंट पे वो चार्ज है ना सी पे है। जब चार्ज सी पे है तो याद रखना उसका क्यू से डिस्टेंस है आर, तो जो उस पॉइंट पे एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जरा सुनना जिनको डाउट था फिगर में, मान लेते हैं हमको तो वर्क निकालना है ना, तो हमको वर्क निकालने के लिए चार्ज को डिस्प्लेसमेंट देना होगा, तो इसी रास्ते पे लेके आ रहे थे, तो मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट है डीएल। अब यहाँ इस फिगर में दिखेगा नहीं, इसके बाद फिगर में हम बनाना सोचे तो दिखेगा नहीं, तो अब हम क्या किए, एक फिगर को ही थोड़ा अलग कर दिया आपके लिए। बोले देखो भाई इधर से आर आ रहा था, उसके बाद आपके इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर गलत हो गया, थीटा एंगल पे डिस्प्लेसमेंट है डीएल। तो अगर ये आर है तो इस डायरेक्शन में थोड़ा और बढ़ा दो तो डीआर हो गया, और ये डीएल है, ये थीटा है, तो क्या हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू आवाज नहीं आ रही है, आप है ना टेक्स्ट कर दीजिए ना। क्या बोले? क्या बोल रहे हो? पोस्ट बना दिए हैं। क्या डाउट है, बोलो जी। पोस्ट हम है इस मीटिंग के, वही आपको बोल रहे कि आप चेंज कर लीजिए यहाँ पर। अच्छा हो जाएगा, चलो ठीक, कोई बात। कैसे? अभी देखो यहाँ पर कि ये आर है वो डी आर है, नीचे है थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाई डी एल बेस बाय हाइपोटेनस, तो डीएल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी आर हो जाएगा। ठीक है, डीएल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी आर। अच्छा जी, जिनका डाउट था क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बढ़े। हम लोग को करना क्या है ना, हम लोग को ये डेरिवेशन करना, और देखिए आप लोग है ना, आप लोग क्या करते हैं ना, पूरे डेरिवेशन पे इतना ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं, जबकि होता क्या है ना कि हर डेरिवेशन में कुछ जगह होता है जहां आपको कंसंट्रेट होना पड़ता है। आप लोग कभी हाईवे पे गाड़ी पे ड्राइव किए? वैसे तो हमेशा सावधान Yes, sir. रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, वैसे तो हमेशा ही सावधान रहना चाहिए, कोई शक नहीं, लेकिन जब है ना आसपास है ना घनी आबादी होता है, देखना बोर्ड लगा रहता है कि घनी आबादी है, कृपया धीरे जाएं, स्लो डाउन, ओके, ठीक है। तो एक्चुअली वो जगह होता है जहां आपका कंसंट्रेशन, आपका जो गाड़ी का रफ्तार है ये सब कम हो जाना चाहिए, आपको है ना स्लो 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 चलना चाहिए, क्योंकि वहां एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा होता है। हर डेरिवेशन में उसी तरह का एक जर्नी है। अभी देखिए इसके बाद हम कितना तेजी से निकलेंगे ना, आप देखिए, लेकिन अभी आपको देखिए पेशेंस रख के एक ही चीज को 4 बार बोल के 10 बार बोल के आपके दिमाग में डाला गया। ये वो जगह है जहां घनी आबादी, आपके गाड़ी का रफ्तार 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। अब देखिए, अब सिंपल सा कैलकुलेशन चलेगा, तो उस कैलकुलेशन को है ना दिमाग में रखना है और देखते चलना है। देखिए भाई, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या था? लाइन इंटीग्रल का मतलब था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E डॉट dl का इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इंस्टेंट पे C पे माने तो वहां क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ Yes, सर। sir. Yes. जब आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, तो जब आप वहां पे, फिर से आ गया वो फिगर, एक बार फिर से आ गया, हम लोग अब उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा काम करेंगे। जब वहां हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है KQ बाई आर स्क्वायर, तो हम लोग सीधा सीधा लाइन इंटीग्रल के लिए उसको इनिशियल पोजीशन आर इनिशियल से आर फाइनल के बीच इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब आप KQ बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा KQ बाई आर इनिशियल
और है माइनस KQ/R फाइनल। ओके, इज दिस क्लियर? इंटीग्रेट करेंगे आपको यही मिलेगा। अब जरा सबको सोचना और समझना, जरा सबको यहाँ पे सोचना और समझना कि KQ/R इनिशियल माइनस KQ/R फाइनल, क्या KQ/R इनिशियल को इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। और KQ/R फाइनल को फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं? अच्छा, हम एक चीज पूछ लेते हैं, आप बता दो, क्या यहां से यहां आप पहुंच पाएंगे खुद से या हम आपको पहुंचा दें? सर पहुंचा दीजिए सर। ठीक है, चल भाई देख ले। हाँ सर, थोड़ा पेट्रोल हाँ। कम है सर। पहुंचा देते, ठीक है। KQ/R² E के जगह था, आगे था DL, ठीक है, ये इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट में DL के साथ cos थीटा भी तो लगेगा ना। यस सर। R इनिशियल R फाइनल, सब कोई समझ पा रहे हैं? हाँ सर। अब देखो, क्या ये DL cos थीटा को हटा के वहां पे हम लोग DR लिख सकते हैं? यस सर। R इनिशियल से R फाइनल, यस सही है ना सबके लिए? समझ में आ रहा है सबको? हाँ Yes. सर। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें से KQ को कॉमन ले लो, R पे पावर -2 + 1 और नीचे में -2 + 1, यस सर। इनिशियल R से फाइनल R तक। इनिशियल R मतलब A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और फाइनल R मतलब है ना B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओके, अब यहां से KQ आ गया, यहाँ पे R पे पावर -1 और नीचे -1 बचा है, R इनिशियल टू R फाइनल। थोड़ा गौर करो, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं KQ R फाइनल पे पावर -1, R इनिशियल पे पावर -1 और नीचे -1। अब नीचे वाले माइनस को कंसीडर करो तो R फाइनल उधर जाएगा, R इनिशियल इधर आ जाएगा। बोलो सही है? Yes, sir. तो यस क्या सर। इसको ऐसे लिख देंगे, KQ इनिशियल वाला पहले 1/R इनिशियल और फाइनल वाला बाद में 1/R फाइनल। बोलो सही है? यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो ये रहा लाइन इंटीग्रल का फंडामेंटल, ये पूरा डेरिवेशन आपके पास है। कोई दिक्कत किसी को समझने में कहीं? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब चलिए थोड़ा इसका कॉम्पिटिटिव पॉइंट पे डिस्कशन होगा। हम एक चीज बोलते हैं, जरा गौर करना सब कोई, जो आप लाइन इंटीग्रल यहां तक लाए हैं, जो आप लाइन इंटीग्रल E.dl आप यहां तक फाइंड आउट किए हैं, जरा इस फाइनल इक्वेशन पे सब कोई गौर करना, जरा सा फाइनल इक्वेशन पे सब कोई गौर करना। ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन, जहां गौर करने का हम बात कर, इस पूरे इक्वेशन पे सब कोई का फोकस होना चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बोल रहे हैं, जरा गौर करना। इस पूरे येलो से हाईलाइट वाले जगह पे ध्यान देना सब कोई। क्या बोलते हो, क्या ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि A से B तक आप कौन सा पाथ फॉलो किए हैं? नहीं बिल्कुल सर। नहीं, नहीं ये केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन क्या है, बीच में आप कौन सा रास्ता फॉलो किए हैं, सीधा गए हैं कि ऊपर नीचे उड़ के गए हैं, कि आप कूद के गए हैं, कि आप है ना रेक्टेंगल बन के गए हैं। आपको क्या मतलब इससे? इसको उसको कोई मतलब नहीं है, वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोलो समझ में आया? यस सर। अब हम एक चीज को जो बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, वो प्रूफ हो चुका है, तो आपको याद दिला दो। आपको याद है हम हमेशा से बोले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव बाय नेचर। हाँ। तो कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब क्या था कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसका नहीं किया करता। गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या आपको अभी मैथमेटिकल प्रूफ मिल गया इस चीज का? हाँ सर। यस यस सर। तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर कंजर्वेटिव बाय नेचर।
सो उनके द्वारा किया गया काम या उनके अगेंस्ट में किया गया काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वो बीच में आप कौन सा पाथ फॉलो किए हैं उस पे डिपेंड नहीं करता। क्या मेरे इस स्टेटमेंट को कोई आप में से रिपीट कर सकता है अपने लैंग्वेज में? कोई भी अपने लैंग्वेज में बोलना है, मेरा बात नहीं दोहराना, अपना तरीके से बोलना है। बोलो। नाम ले लें। अनीशा प्लीज एक्सप्लेन। बस केवल स्टेटमेंट बोल देना, अपने लैंग्वेज में बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी करना है, अभी बहुत काम बाकी है। यस सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव बाय नेचर है, इसलिए वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वेरी वो गुड, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव बाय नेचर है, इसलिए वो किसी दो पॉइंट के बीच का जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। एकदम बढ़िया, ठीक है। सबका क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। हम क्यों बात ये कर रहे थे, क्यों इस पे बात कर रहे थे, ठीक है। आपको देखना होगा ये क्वेश्चन, हम बोले ना कि स्कूल में ये क्वेश्चन आता है, सो दैट line integral of electric field between 2 points is independent from path followed between those 2 points. It only depends on initial and final position. ठीक है, तो ये स्कूल में प्रूफ करने के लिए आता है। तो अभी जो आप फाइनल आंसर तक पहुंचे ना, वो इसी चीज का प्रूफ था। कोई दिक्कत किसी को नहीं? Now come to that competitive level discussion now. ठीक है, थोड़ा केयरफुली आप बात को समझिएगा। एक बात तो पता चल गया ना कि दो पॉइंट के बीच का जो लाइन इंटीग्रल है वो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका निगेटिव होता है। बोला सर ये कैसे पता चला? सर कैसे पता चला? देख भाई, के क्यू बाई आर इनिशियल वो इनिशियल पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल, और के क्यू बाई आर फाइनल वो फाइनल पोटेंशियल है। जब आप डिफरेंस लिखते हैं तो डिफरेंस में फाइनल पहले इनिशियल बाद में होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, इसलिए ये माइनस साइन लगा हुआ है। बोलो समझे? यस सर। सबको सुनना एक लाइन और तुरंत हमको इसका कोई आंसर देना। ये लाइन तुमको रिपीट करना है। केवल दो पॉइंट्स के बीच का जो लाइन इंटीग्रल है वो उन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का निगेटिव होता है। चलो बोलो कोई भी। सर दो पॉइंट्स के बीच का जो लाइन इंटीग्रल है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस का नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही। दो पॉइंट्स के बीच का जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका निगेटिव होता है। बोलो सही है ना? हाँ सर। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप Q से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Q इंटू ई है ना, फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और Q इंटू डेल V क्या डेल U हो जाएगा? क्या आपको याद है? हम बार बार लिख रहे थे कि वर्क डन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स करता है तो वो निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या आपको याद आ गया? हाँ सर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स will be equals to negative change in potential energy. चलो बोलो फटाक से। So work done by electric force is equal to negative potential energy. Negative change in potential energy. Okay? हाँ। चलो ठीक है, यही सब चीज आपको ध्यान रखना। अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बात करते हैं, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी पे हो और फाइनल पॉइंट आर पे हो तो क्या आप इनिशियल पोटेंशियल को जीरो और फाइनल पोटेंशियल को भी कहेंगे? तो जब आप लाइन इंटीग्रल में इंफिनिटी से आर तक इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको जो मिलेगा
वो उस पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ मिलेगा। मतलब सर बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के बीच लाइन इंटीग्रल आप निकालते हैं तो उसका नेगेटिव वैल्यू उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। फिर से सुनो, आपको रिपीट करना है। अगर हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के बीच लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, अगर हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के बीच लाइन इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के बीच लाइन इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये याद रखना कि उसका निगेटिव वैल्यू उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। चलो बोलो फटाफट। सर अगर हम लोग किसी का लाइन इंटीग्रल फाइंड करते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक का, तो वो उसके पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। मतलब वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। अब जरा है ना एक और पॉइंट हम लोग है ना थोड़ा बात कर ले, उस पॉइंट पे हम लोग काम कर ले। याद रखिएगा एक एक पॉइंट पे बेहतरीन न्यूमेरिकल सेट होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन और टॉपिक है। अगर हम लोग क्लोज्ड पाथ ले लें, अगर हम लोग क्लोज्ड पाथ ले लें, मतलब क्या है कि हम लोग है ना ए से चल के एक रास्ते से, ए से एक रास्ते को ऐसे फॉलो करता हुआ बी तक गए, ए से बी गए, ठीक है, एक रास्ते से, और फिर बी से है ना वापस चलते हुए हम लोग वापस ए पे आ गए, ये दूसरे रास्ते से। तो पूरे क्लोज्ड पाथ के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, तो क्लोज्ड पाथ पे इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे देखो ऐसे सर्कल बना होता है, ठीक है, क्लोज्ड पाथ पे इंटीग्रेशन के लिए वहां सर्कल बना होता है, जरा उस पर ध्यान रखना सब कोई। अब जरा गौर करो, क्लोज्ड पाथ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पहले हम लोग लाइन इंटीग्रल a टू b लेंगे और फिर उसमें प्लस कर देंगे लाइन इंटीग्रल b टू a को। a टू b लेंगे और उसके बाद b से a तक के लाइन इंटीग्रल को ऐड कर देंगे। कोई बता सकता है क्या कि ये ओवरऑल एडिशन आएगा कितना? 0। अरे भाई ये 0 आएगा, ये 0 हाँ, आएगा, ठीक है। जरा गौर करो, ए से बी में ए इनिशियल बी फाइनल है और बी से ए में बी इनिशियल ए फाइनल है। तो जब आप इसको लिखिएगा तो सब कट जाएगा और फाइनल वैल्यू आपका 0 आएगा। मतलब क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल का वैल्यू होता है 0। क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल का वैल्यू होता है 0, ठीक है, याद रखना लाइन इंटीग्रल का वैल्यू होता है 0। याद रखना क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल का वैल्यू होता है 0। तो लाइन इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल्स टू 0। और ये हम लोग को शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव बाय नेचर। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, यही आपको शो करता है। चलो बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक समझने में? सर ऐसे भी तो सर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है, तो सर वैसे भी आप बोले थे कि लाइन इंटीग्रल वर्क डन ही होता है। जस्ट एक मिनट, आवाज नहीं हमको सुनाई दे रहा है, हम आपको बता रहे, तुरंत बता रहे हैं। अच्छा चलिए, ये डिस्चार्ज हो गया है। चलिए आप बताइए क्या बोल रहे थे जी? सर हम बोल रहे थे कि सर ऐसे भी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है, तो सर ये सब इंटीग्रल जो है वो भी तो वर्क डन ही एक टाइप से, तो सर उस कॉन्सेप्ट से भी तो ये अच्छा 0 चलिए ही हम आएगा। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। यस सर। अगर आप फ्रिक्शन में क्लोज्ड पाथ पे वर्क करेंगे तो क्या वो 0 होगा? सर फ्रिक्शन पे? हाँ, फ्रिक्शन के केस में नहीं सर, क्लोज्ड पाथ नहीं होगा। तो फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव बाय नेचर। यस सर।
कोई भी ऐसा जिसका क्लोज्ड पाथ पे किया गया लाइन इंटीग्रल का वैल्यू या वर्क का वैल्यू 0 होता है, याद रखना वही कंजर्वेटिव होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, अब चलो कुछ न्यूमेरिकल है उस पर सब कोई फोकस रहना। न्यूमेरिकल है उस पर सब कोई फोकस रहना। आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ पास है। कोई एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग इस P पॉइंट से उठा के, जिसका कोऑर्डिनेट था शुरू में 2a 0 0, वहां से उठा के इस ओरिजिन पे ले आए हैं अंडर इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट I कैप। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड O। P और O के बीच आपको पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करना है P और O के बीच। जरा गौर कीजिए, क्या हम लोग लाइन इंटीग्रल P से O के बीच लगा दें? अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए P से O के बीच, तो याद रखना ये O है फाइनल पॉइंट और ये P है हम लोगों का इनिशियल पॉइंट। ये P है इनिशियल पॉइंट और O है फाइनल पॉइंट। बोलो सही है? अब आप लाइन इंटीग्रल लें P से O के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट। फिगर पे गौर करो, दिए गए क्वेश्चन पे गौर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल x में है, y कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो y वाला कंपोनेंट आप सीधा सीधा इसको है ना 0 कर सकते हैं। ठीक है, आप x के जगह पे लिख दें E नॉट और x का कोऑर्डिनेट शुरुआत में देखो 2a है, इनिशियल पॉइंट पे देखो x का कोऑर्डिनेट 2a है, इनिशियल पॉइंट पे देखो x का कोऑर्डिनेट 2a है और फाइनल पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट है 0। केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है, बीच में कौन सा पाथ फॉलो किया तुमको इससे कोई मतलब नहीं। इज दिस क्लियर? आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, जो आएगा वही आंसर। अब ये देखो तुम्हारे HCV का एक क्वेश्चन है, ये HCV का क्वेश्चन है आपका। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 61 अप्रॉक्स आप लोग देखे हैं क्या? 60 या 61 सही होगा 61 में सर ये नहीं है उसको आप ट्राई करेंगे, हाँ। नहीं बनेगा तो फिर आप हमसे पूछ लेंगे। वैसे नीचे सॉल्व है देखना, और उसी का A और B करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों आप ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए ये था आपका लाइन इंटीग्रल, सारा का सारा खत्म। क्या किसी को डाउट यहाँ तक कोई चीज समझने में? नो सर।